विकास की महागाथा, बिग बैंग से आधुनिक मानव तक। नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सच में अब तक की सबसे महान दास्तान है, यानी खुद जीवन की उत्पत्ति की कहानी। ब्रह्मांड के उन ठंडे और अंधेरे कोनों से लेकर हमारी अपनी जटिल चेतना तक का यह सफर लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महागाथा में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ। 13 अरब 80 करोड़, ये नंबर अपने आप में कितना विशाल है ना? जरा सोचिए, जब हम रात के साफ आसमान में चमकते तारों को देखते हैं तो हम असल में समय में पीछे देख रहे होते हैं, क्योंकि तारों की दूरी प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज हम जो रोशनी देख रहे हैं उसने अपनी यात्रा लाखों करोड़ों साल पहले शुरू की थी। मतलब ब्रह्मांड को देखना बिल्कुल अतीत में झांकने जैसा है। और जब हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो बिग बैंग सिद्धांत हमें बताता है कि हमारा ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब साल पुराना है। बिग बैंग यानी एक अकल्पनीय महाविस्फोट, बिल्कुल वो बिंदु जहां समय और स्थान दोनों का जन्म हुआ और जिसके ठीक बाद ये ब्रह्मांड हर दिशा में फैलने लगा। बिग बैंग के बहुत बाद हमारी आकाशगंगा यानी मिल्की वे के बाहरी किनारे पर हमारे सौर मंडल में लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारी अपनी पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब शुरुआती पृथ्वी कोई आज जैसी हरी भरी और सुंदर जगह बिल्कुल नहीं थी। यहां सांस लेने लायक कोई वायुमंडल नहीं था। ये बस एक पिघला हुआ धधकता हुआ आग का गोला था। इसकी सतह पर जल वाष्प, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया जैसी गैसें भरी हुई थीं। फिर सूरज की हानिकारक पराबैंगनी किरणों ने पानी के अणुओं को तोड़ा, जिससे हल्की हाइड्रोजन गैस अंतरिक्ष में उड़ गई और बची हुई ऑक्सीजन ने बाकी गैसों के साथ प्रतिक्रिया की। लाखों सालों तक ऐसा ही चलता रहा। फिर पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। वाष्प ने संघनित होकर बारिश का रूप लिया, जिससे पृथ्वी के बड़े बड़े गड्ढे भर गए और हमारे विशाल महासागर बने। और फिर पृथ्वी बनने के लगभग 50 करोड़ साल बाद, यानी आज से करीब 4 अरब साल पहले, इन्हीं महासागरों के पानी में जीवन ने अपनी पहली धड़कन महसूस की। भाग 1, जीवन की पहली चिंगारी, निर्जीव से सजीव तक। अब यहाँ सबसे बड़ा और शायद सबसे दिलचस्प सवाल ये उठता है कि उन प्राचीन उबलते हुए महासागरों में जहाँ केवल निर्जीव रसायन तैर रहे थे, वहाँ अचानक कोई जीवित चीज कैसे पैदा हो गई? निर्जीव रसायनों के उस सूप से जीवन की वो पहली चिंगारी आखिर भड़की कैसे? बहुत लंबे समय तक लोगों में एक अजीब सी मान्यता थी। उन्हें लगता था कि जीवन सड़े गले पदार्थों जैसे कीचड़ या भूसे से बस अपने आप जादुई तरीके से पैदा हो जाता है। इसे स्वतः जनन या स्पॉन्टेनियस जेनरेशन कहा जाता था। लेकिन महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर ने अपने शानदार प्रयोगों से इस मिथक को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। उन्होंने साबित किया कि जीवन हमेशा पहले से मौजूद जीवन से ही आता है। लेकिन भाई, इससे भी ये पहेली तो हल नहीं हुई कि इस पृथ्वी पर पहला जीवन आखिर आया कहां से। इसके बाद ओपेरिन और हेल्डेन जैसे दूरदर्शी वैज्ञानिक आए, जिन्होंने रासायनिक विकास या केमिकल एवोल्यूशन का सिद्धांत दिया। मतलब ये कि जीवन अचानक कहीं से टपक नहीं पड़ा, बल्कि धीरे धीरे निर्जीव कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। ओपेरिन और हाल्डेन की बात को समझने के लिए हमें प्रारंभिक पृथ्वी के उस भयानक माहौल की कल्पना करनी होगी। अत्यधिक उच्च तापमान, भयंकर ज्वालामुखी तूफान और वायुमंडल ऐसा जहां मुक्त ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं। इन उग्र परिस्थितियों में अकार्बनिक गैसों ने एक दूसरे के साथ तेजी से प्रतिक्रिया की। इस निरंतर प्रक्रिया से विशाल कार्बनिक अणु बने, जैसे आरएनए और प्रोटीन, जिन्हें हम जीवन की मशीनरी कह सकते हैं। और फिर लाखों वर्षों के चक्र में इन अणुओं ने खुद को ऐसे सूक्ष्म कैप्सूल में बदल लिया जो पर्यावरण से अलग रह सकते थे और अपनी नकल कर सकते थे। बस यहीं से पहली एकल कोशिकाएं अस्तित्व में आईं। ये सब सुनकर शायद आपको किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगे, है ना? लेकिन 1953 में अमेरिकी वैज्ञानिक एस.एल. मिलर ने सच में अपनी लैब के अंदर एक चमत्कार कर दिया। उन्होंने एक बंद फ्लास्क में बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाया जैसा हमारी प्राचीन पृथ्वी पर था। मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जल वाष्प को 800 डिग्री सेल्सियस के कड़े तापमान पर रखा और प्राचीन बादलों की बिजली कड़कने की नकल करते हुए उसमें इलेक्ट्रिक स्पार्क पैदा किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ ही दिनों में उन्हें उस फ्लास्क में अमीनो एसिड का निर्माण मिला, जो कि सभी प्रोटीनों और जीवन के बुनियादी निर्माण खंड हैं। इस शानदार प्रयोग ने साबित कर दिया कि हाँ, निर्जीव रसायनों से जीवन की शुरुआत होना पूरी तरह से मुमकिन है। भाग 2, खेल के नियम यानी प्राकृतिक चयन। तो रासायनिक विकास के जरिए पहली एकल कोशिकाएं तो बन गईं,
लेकिन अब सवाल ये है कि ये बुनियादी और एकदम सूक्ष्म एकल कोशिकाएं आज के इतने विशाल और जटिल संसार में कैसे बदल गईं? इस पूरे बदलाव के पीछे आखिर प्रकृति के नियम क्या थे? इस रहस्य को सुलझाने वाले महान वैज्ञानिक थे चार्ल्स डार्विन। उन्होंने HMS बीगल नाम के जहाज पर अपनी लंबी समुद्री यात्रा के दौरान कई अहम सुराग खोज निकाले थे। उनका सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत था प्राकृतिक चयन या नेचुरल सिलेक्शन। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो जीव अपने पर्यावरण के अनुकूल ढलने में सबसे बेहतर होते हैं वे ही जीवित रहते हैं और आगे बढ़ते हैं। डार्विन के अनुसार विकास में फिटनेस का मतलब कोई शारीरिक ताकत या बड़ा आकार होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है आपकी प्रजनन क्षमता और अनुकूलन। प्रकृति केवल उसी को चुनती है जो बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल सके और अपनी आने वाली पीढ़ी को वो फायदेमंद गुण सौंप सके। पर डार्विन की कहानी यहां पूरी नहीं होती। डार्विन मानते थे कि विकास एक बहुत ही धीमी और क्रमिक प्रक्रिया है जो अनगिनत पीढ़ियों और लाखों वर्षों में होती है। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में ह्यूगो डी व्रीज नाम के वैज्ञानिक ने इवनिंग प्रिमरोज पौधे पर अपने काम के आधार पर म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का विचार दुनिया के सामने रखा। ये डार्विन की सोच से थोड़ा अलग था। डी व्रीज ने बताया कि विकास हमेशा कछुए की चाल से नहीं चलता, बल्कि कई बार जीवों के जीन में अचानक होने वाले बड़े परिवर्तनों के कारण भी होता है जो तुरंत नई प्रजातियों को जन्म दे सकते हैं। आज हम जानते हैं कि असल में विकास इन दोनों का यानी धीमे प्राकृतिक चयन और अचानक होने वाले म्यूटेशन का एक बहुत ही खूबसूरत सम्मिश्रण है। भाग 3, चट्टानों में छिपे प्रमाण। देखिए, अब तक हमने जो भी बात की वो सुनने में बहुत तार्किक लगती है, लेकिन बिना सबूत के विज्ञान तो अधूरा है। हम ये कैसे मान लें कि ये सब सच में हुआ था? तो इसके सबूत आसमान में नहीं बल्कि सीधे हमारे पैरों के नीचे जमीन में दबे हैं। जब हम तलछटी चट्टानों या सेडिमेंट्री रॉक्स को देखते हैं तो ये किसी टाइम मशीन से कम नहीं लगती। जैसे जैसे चट्टानें परतों के रूप में जमा होती हैं, वे अपने साथ उस समय के जीवों के हिस्सों को दफन कर लेती हैं, जिन्हें हम जीवाश्म या फॉसिल कहते हैं। और जब वैज्ञानिक इन परतों का अध्ययन करते हैं तो पैटर्न बिल्कुल साफ हो जाता है। नीचे की पुरानी परतों में बहुत ही सरल जीव मिलते हैं और ऊपर की नई परतों में जटिल जीव। डायनासोर जैसे विशाल जीवों के जीवाश्म हमें चीख चीख कर बताते हैं कि पुराने समय में जीवन आज से बिल्कुल अलग था। ये चट्टानें बिना किसी शक के ये साबित कर देती हैं कि हमारी पृथ्वी केवल कुछ हजार साल पुरानी नहीं है, बल्कि ये अरबों साल पुरानी है और समय के साथ यहाँ जीवन के रूपों में जबरदस्त बदलाव आए हैं। भाग 4, मानव की कहानी। पृथ्वी के इस विशाल इतिहास को समझते हुए अब हम उस हिस्से पर आ गए हैं जो शायद हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, हमारी अपनी प्रजाति का उदय, हमारी और आपकी कहानी। अगर हम अपने प्राचीन पूर्वजों की खोपड़ियों की बनावट पर गौर करें तो ये हमें हमारे विकास के बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आज से लगभग 1.5 करोड़ साल पहले ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नाम के प्राइमेट्स पृथ्वी पर रहा करते थे। वे शरीर पर घने बालों से ढके थे और काफी हद तक आज के गोरिल्ला या चिंपैंजी की तरह चलते थे। ड्रायोपिथेकस थोड़े ज्यादा वानर जैसे थे, जबकि रामापिथेकस में मानव जैसे गुण झलकने लगे थे। इथियोपिया और तंजानिया में जो जीवाश्म मिले, उन्होंने ये साफ कर दिया कि मानव की तरह दिखने वाले ये प्राइमेट्स पूर्वी अफ्रीका के मैदानों में चलते थे और बस यहीं से हमारी वंशावली की नींव पड़ी। इसके बाद तो हमारी कहानी का अंतिम चरण मानो दौड़ पड़ता है। होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का उदय अफ्रीका में हुआ। वहां से उन्होंने अलग अलग महाद्वीपों की ओर लंबी यात्राएं की और खुद को अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में ढाला। लगभग 75,000 से 10,000 साल पहले के हिमयुग के दौरान आधुनिक होमो सेपियंस पूरी तरह से स्थापित हो गए थे। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उन्होंने करीब 18,000 साल पहले प्रागैतिहासिक गुफा चित्रकला शुरू की, जिसका एक बेहद शानदार उदाहरण भारत में भीमबेटका की गुफाओं में आज भी देखा जा सकता है। फिर आज से करीब 10,000 साल पहले एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। हमने कृषि करना शुरू किया। इस एक छोटे से कदम ने हमें जंगलों में भटकने वाले शिकारियों से बदलकर एक जगह बसने वाले समुदायों में बदल दिया और यहीं से मानव बस्तियों और आधुनिक सभ्यताओं की शुरुआत हुई। तो देखा आपने, एक उबलते हुए रासायनिक सूप से लेकर भाषा, कला और आत्मचेतना वाले आधुनिक मानव तक का ये सफर कितना अद्भुत है। लेकिन इस कहानी के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। देखिए, विकास कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो रुक जाए। ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। हमने अपने दिमाग, तकनीक और भाषा को चरम तक विकसित कर लिया है, लेकिन क्या हमारी विकासवादी यात्रा यहीं खत्म हो गई है, या फिर हम मानव विकास के एक नए, बिल्कुल अज्ञात चरण में प्रवेश कर रहे हैं? जरा सोचिएगा इस बारे में। इस रोमांचक एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।